हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 10th में इस समय हम अध्याय सामाजिक विज्ञान में लेसन 2 अध्याय 2 संघवाद पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? संघवाद के बारे में पढ़ा था। भारत में स्वयं एक संघीय व्यवस्था है। भारत खुद स्वयं एक संघीय देश है। संघीय शासन भारत में लागू होता है। और संघवाद की मैंने परिभाषा भी आपको बताया था कि संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन जो होता है वह आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद और संघीय शासन और एकात्मक शासन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों में क्या अंतर है कि एकात्मक शासन में पूरी शक्ति केंद्र के हाथ में होती है, जबकि संघवाद में शक्तियों का वितरण हुआ होता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट जो हैं। पहला, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, भाषाई राज्य, भाषा नीति और भारत में विकेंद्रीकरण। तो ये आज का पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। देखिए, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज मतलब कि संवैधानिक जो प्रावधान जरूरी हैं, संघीय व्यवस्था जो है उसके लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब कि अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ ये नहीं कह सकते कि संघीय प्रावधानों भर का होना है, ये भर नहीं कारण है। भारत में जो संघीय व्यवस्था की सफलता हुई, भारत में संघीय व्यवस्था सफल हुई, उसका मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को ही देना होगा। यानी कि जो भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र है, ये संघीय व्यवस्था को सफल बनाने में मुख्य भूमिका इसने निभाई। इसको हम कह सकते हैं कि इसलिए संघीय व्यवस्था भारत में सफल हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ की लोकतांत्रिक जो राजनीति के चरित्र थे, इसके लिए। तो इस कारण से भारत में संघीय व्यवस्था जो संघीय शासन है वो क्या हुई, वो काफ़ी हद तक सफल रही है। अब इसी से संघवाद की जो भावना है, विविधता का आदर है और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। यहाँ पे विविधता, भारत संसार में सबसे बड़ा विविधताओं वाला देश है, लेकिन इसके बावजूद जो संघ की यहाँ पे भावना थी, संघवाद की भावना थी, ये सभी कारण थे कि यहाँ पे संघीय शासन सफल हुई है। तो हम कुछ इसके अलावा हम अब ये किन कारणों से ऐसा हुआ, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इनमें भाषाई राज्य, अब इसमें ये क्या है भाषाई राज्य? जैसे आप सभी को मालूम होगा कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे कि अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की जो मुख्य भाषा है वो क्या है? महाराष्ट्र की मुख्य भाषा मराठी है, बंगाल की बंगाली है, गुजरात का गुजराती है। इसी तरह से लगभग हर राज्य, जितने भी राज्य हैं उन पे, पंजाब का पंजाबी, उन हर राज्यों में लगभग अलग अलग भाषाएं हैं। तो अलग अलग भाषाओं के आधार पे भाषाई राज्यों का गठन किया गया। तो जो भाषाई राज्य हैं, इनमें देखिए, भाषा के आधार पर जो प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का क्या किया गया, गठन किया गया। जैसे कि भारत ने जब सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लोकतंत्र की राह पे अपनी जीवन यात्रा शुरू की। यानी कि स्वतंत्र होते हुए भारत ने लोकतंत्र की रास्ता जो था, लोकतंत्र का रास्ता, उसकी शुरुआत की। और उस वक्त से लेकर उस वक्त से लेकर आज तक, यानी कि 2020 तक, 1947 से लेकर 2020 तक अगर हम राजनीतिक जो मानचित्र हैं उसको देखेंगे तो काफ़ी बदलाव पाएंगे। हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अनेक जो पुराने प्रांत हैं वो क्या हो गए हैं, अनेक पुराने प्रांत गायब हो चुके हैं, नए प्रांत बनाए गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिया गया। यानी कि जो पुरानी सीमाएं थी, पुराने राज्य थे, वो समाप्त हो गए। बहुत सारे नए राज्यों की स्थापना की गई, पुराने राज्यों का नाम बदल गया। भारत की जो सीमा पहले बहुत बड़ा सीमा था, उसको भी वो भी छोटा हो गया। जैसे कि हम कुछ चित्र के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है 1947 का भारत। 1947 के आसपास देखिए क्या था, भारत में ये बांग्लादेश शामिल था, फिर यहाँ पे पाकिस्तान भी शामिल है, और यहाँ तक का क्षेत्र पूरा ईरान का, ये सब का था, भारत में लगभग शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1947 के बाद ये सब धीरे धीरे अलग होते रहे। जैसे आप सभी को मालूम होगा 1947 में क्या हुआ, बंटवारा भी हो गया। पाकिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया।
तो इस तरह से 1947 का भारत है, जिसमें अलग अलग राज्यों के जो नाम भी हैं वो भी उसमें अलग अलग हैं। बाद में 1947 के बाद क्या किया गया, देश की जो सीमा थी वो घट गई। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान अब अलग देश बन चुका है, और भारत की जो सीमाएं हैं वो दूसरी तरह से निर्धारित की गई। बांग्लादेश भी अलग हो चुका है, और बहुत सारे राज्य हैं जिनके नाम क्या किए गए, चेंज कर दिए गए। यानी कि बहुत सारे राज्य थे, उनके नाम भी क्या किए गए, चेंज कर दिए। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1947 से 2020 के बीच काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। देखिए नए राज्यों को बनाने के लिए, जब नए राज्यों को बनाना था तो 1950 ईस्वी में, नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 ईस्वी में, 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। जैसे कि मान लीजिए कर्नाटक है, या कर्नाटक मान लीजिए कर्नाटक है, एक तमिलनाडु है, तो मान लीजिए दोनों राज्यों की सीमाओं को इस प्रकार से निर्धारण किया गया कि तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले अधिकतर लोग क्या रहे हैं, तमिल ही बोलने वाले। जो भी तमिल बोलने वाले हैं वो तमिलनाडु में रहेंगे। कन्नड़ बोलने वाले जितने मतलब कि कर्नाटक की सीमा में रहेंगे। तो इससे भाषा के आधार पर राज्यों को क्या कर दिया, यानी कि जैसे पंजाब है, पंजाबी बोलने वाले को पंजाब में शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से सीमाओं का निर्धारण कैसे किया गया, सीमाओं का निर्धारण भाषाई आधार पे किया गया। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भी भाषाओं के आधार पर नहीं, बल्कि लेकिन कुछ अन्य राज्यों का जो गठन हुआ भाषा के आधार, बहुत सारे राज्यों का गठन तो भाषा के आधार पर किया गया, लेकिन कुछ अन्य राज्य थे जिनका गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि कैसे किया गया, संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं के आधार पर। संस्कृत, भूगोल और जातीयता में जो भिन्नता थी उसके आधार पे उनको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। जैसे कि हम कुछ राज्यों के नाम लेते हैं, जैसे नागालैंड था, और उत्तराखंड था, नागालैंड, उत्तराखंड, फिर एक और राज्य था झारखंड। तो इन राज्यों को भूगोल, संस्कृत के जातीयता के आधार पे क्या किया गया, अलग राज्य बनाया गया, अलग राज्य इन्हें बना दिया गया। तो जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। यानी कि एक भाषा के आधार पर अगर हम राज्यों का गठन करते हैं तो राज्य क्या हो जाएगा, देश टूट जाएगा, क्योंकि राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था। तो केंद्र सरकार ने क्या किया, जो राज्यों का पुनर्गठन करना था भाषा के आधार पर उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया। लेकिन क्या हुआ, हमारा अनुभव जो है वो बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। यानी कि भाषा के आधार पर जब राज्यों का बंटवारा किया गया है, चाहे आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन भाषाओं के आधार पर जब राज्य का बंटवारा किया गया तो उससे देश क्या हुआ, एकीकृत हुआ। क्योंकि राज्य एकीकृत हुए, जब राज्य एकीकृत होंगे तो देश भी एकीकृत होगा, तो राज्य मजबूत होंगे तो देश भी मजबूत होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये भाषा के आधार पर जो चेंज हुआ वह देश के लिए अच्छा था। अब जो भाषा नीति है इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। भाषा नीति जो भाषा के आधार पर चेंज किया गया, तो देखिए भारत की जो संघीय ढांचा है उसकी भाषा नीति को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। हमारे संविधान में भी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में कोई भी एक ऐसी भाषा नहीं है जो राष्ट्रीय भाषा कहलाए। हिंदी है जिसे राजभाषा माना गया, हिंदी को हम राजभाषा मानते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जो राष्ट्रभाषा के रूप में जिसे संविधान के द्वारा लागू किया गया। तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, बल्कि हिंदी को राजभाषा माना गया है। और ये भी क्योंकि लगभग 40% भारतीयों की ये मातृभाषा है, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे राज्यों की भाषा हिंदी है, इसलिए भारत को राजभाषा घोषित किया गया है। देखिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। अन्य जो भाषाएं थी उनको बचाने के लिए भी बहुत सारे उपाय किए गए, और संविधान में हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को क्या किया गया,
21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। एक हिंदी था अब प्लस 21 ये, तो कुल 22 भाषाओं को क्या किया गया है, अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। और केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, यानी कि इन केंद्र सरकार के जो उम्मीदवार हैं इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम श्रीलंका में क्या हुआ था। देखिए श्रीलंका के ठीक उलट, जो श्रीलंका में जो हुआ था कि वहाँ पे भाषा जहाँ की जो भाषा ज़्यादा थी उसी आधार पे वहाँ पे सरकार का निर्माण हुआ था। तो श्रीलंका के उलट हमारे देश में नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में क्या किया, बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। वहाँ पे क्या किया गया था, श्रीलंका में सिंहली भाषा को ज़्यादा दर्जा दिया गया था, क्योंकि सिंहली बोलने वाले ज़्यादा थे तो सिंहली भाषा को ज़्यादा दर्जा दिया गया था। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में नेताओं ने क्या किया, हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत ही सावधानी से काम किया। संविधान के अनुसार सरकारी जो कामकाज की भाषा के तौर पे अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। जो संविधान बना था उसके आधार पे 1965 में क्या करना था, अंग्रेजी का जो उपयोग था उसको बंद कर देना था। जो कामकाज सरकारी कामकाज होता था वो उसमें अंग्रेजी भाषा को बंद करना था। कब, 1965 ईस्वी में। लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। जो दूसरे, अब मान लीजिए भारत में अगर 8-10 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं और मान लीजिए 20 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, तो अगर अंग्रेजी को हटा दिया जाता है कामकाज में और अगर हिंदी भाषा को कामकाज के लिए हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो राज्य हिंदी भाषा, जिन राज्यों की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है या जो राज्य हिंदी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, वे उनके लिए परेशानी होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने मांग की कि जो गैर हिंदी भाषा है यानी कि अंग्रेजी भाषा है उसी का प्रयोग जारी रखा जाए। नहीं तो इसके अलावा जो एक प्रमुख जो राज्य था जैसे तमिलनाडु था, तमिलनाडु ने तो इस मांग का, तमिलनाडु में इस मांग ने उग्र रूप ले लिया था कि तमिलनाडु में भी मांग की गई कि अंग्रेजी भाषा को हटाया नहीं जाए, क्योंकि हिंदी भाषा के बारे में तमिलनाडु के लोग उतना नहीं जानते हैं। इसलिए तमिलनाडु में ये मांग तो उग्र रूप ले लिया था और केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। अब क्योंकि 1965 के बाद संविधान में कहा गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाएगा, लेकिन दूसरे राज्यों के लोग जो हिंदी नहीं जानते थे उन्होंने मांग की कि अंग्रेजी भाषा को रहने दिया जाए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को कामकाज के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे विवाद सुलझ गया। तो अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषा के लोगों को लाभ पहुंचेगा और राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। भारत सरकार चाहती है कि राजभाषा जो हिंदी है उसको बढ़ावा दिया जाए, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग यह भाषा नहीं जानते। यानी कि हिंदी भाषा को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन अब जिन राज्यों में हिंदी भाषा को जानने वाले लोग हैं ही नहीं वहाँ पे उन हिंदी भाषा को थोपा नहीं जा सकता है। तो भारतीय जो राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रूप अपनाया उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए। अगर भारतीय नेता चाहते तो वे क्या कर सकते थे, हिंदी भाषा को कामकाज के लिए क्या कहते हैं इस्तेमाल करवा सकते थे, अंग्रेजी भाषा को समाप्त करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इसमें केंद्र राज्य का संबंध, केंद्र और राज्य का क्या संबंध था, तो देखिए केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलावों का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। यानी कि केंद्र और राज्य आपस में एक दूसरे के सहयोग करते रहे जिससे संघवाद मजबूत होता रहा। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। यानी कि अगर शासक दल हैं और नेता हैं, अगर अपने काम को, जो उनको काम दिया गया उसको अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, तो वह देश के साथ साथ राज्य के जो नेता मंत्री वे अपने काम का उपयोग करते हैं, जो उन्हें काम दिया गया देश केंद्र सरकार के जो अधिकारी मंत्री हैं वे अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं, तो क्या होगा, दोनों में संबंध बना रहेगा। तो इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अनेक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया।
अब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। देखिए ऐसा बहुत जगह होता है, जब मान लीजिए कि केंद्र में, अगर मान लीजिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, और किसी राज्य में मान लीजिए कि मुंबई में अगर भाजपा की सरकार है, तो बहुत ऐसा हो सकता है कि अगर इनका सहयोग, जो राज्य की सरकार है उनका सहयोग केंद्र सरकार न करे, उनकी बातों की अनदेखी करे। क्यों? क्योंकि अगर उनकी बातों को मानती रहेगी तो महाराष्ट्र में बीजेपी अपना काम सही से करती रहेगी, तो हो सकता है महाराष्ट्र में बीजेपी पुनः जीत जाए। इसीलिए ये जो केंद्र सरकार होते हैं वो कई बार अनदेखी करते हैं ताकि ये इन पार्टियों की छवि खराब हो। जैसे मान लीजिए इस समय भाजपा की सरकार है केंद्र में, और मान लीजिए किसी राज्य में, जैसे दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र में भाजपा है और दिल्ली में आपकी सरकार है, तो अब अगर आपकी सरकार कोई मशवरा मांगे या कोई क्या कहते हैं, कोई समस्या हो राज्य में और उनसे क्या मांगे, कोई मांग करे उन समस्याओं को सुलझाने की, तो अगर केंद्र सरकार, कभी हो सकता है कि केंद्र सरकार उन समस्याओं का समाधान न करे। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र सरकार उन समस्याओं का समाधान कर देगी तो आपकी छवि और दिल्ली में बढ़ेगी, आप अपने दायित्वों को अच्छी तरह से पूरा करने में सफल हो जाएगा, तो आपका जो छवि होगा वो आपकी पार्टी का छवि बढ़ जाएगा, उससे वह अगले चुनाव में भी जीतने की उसकी संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर भाजपा इसका सहयोग न करे, केंद्र सरकार राज्य सरकार का सहयोग न करे और ये अपने काम को करने में असमर्थ हो जाएं, तो अगले चुनाव में हो सकता है कि जनता इन्हें न जिताए। तो इस तरह से पार्टियां करती हैं। केंद्र सरकार क्या करती है, कभी कभी राज्य सरकार के कामों का अनदेखा करती है, उनके अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करती है। देखिए अब 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। 1990 के बाद से क्या हुआ था देश में, उससे पहले देश में कुछ एक कांग्रेस थी और एक जनता दल, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी गई। लेकिन 1990 के बाद से क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी था। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है? गठबंधन सरकार का मतलब होता है जैसे कि जब कोई भी पार्टी जो होती है वो बहुमत नहीं हासिल कर पाती है, कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो वे दूसरी पार्टियों का सरकार बनाने में दूसरे पार्टियों का क्या करती है, सहयोग लेती है। सरकार बनाने में दूसरी पार्टियों का सहयोग लेती है, इसी को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार। यानी कि जब कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है तो सरकार बनाने के लिए दूसरे पार्टी का समर्थन लेती है। तो यही दोनों जो पार्टियां मिल जाती हैं, या 3 पार्टी या 4 पार्टी जो मिल जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, गठबंधन सरकार कहते हैं, गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन सरकार बना। जैसा कि मैंने क्या बताया कि बहुत बार ऐसा हुआ जब कोई एक पार्टी बहुमत हासिल करने में असफल रही तो उसने क्या किया, उसने दूसरे क्षेत्र की पार्टियों को अपने दल में मिलाया और फिर जाके जो उन्हें जो सीट की आवश्यकता थी उसको हासिल किया, तब जाके उन्होंने क्या किया, गठबंधन सरकार बनाया। और इसी समय से 1990 के बाद से ही गठबंधन सरकार बनना शुरू हुआ, नहीं तो उससे पहले सरकार एक ही पार्टी से बन जाती थी। जैसे देखिए भारत की जो विविधता है, भाषाई विविधता, भारत की जो भाषाई विविधता है, भाषाई विविधता, उसमें देखिए असम में, अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। असम में 1.2% लोग असमिया बोलते हैं, बांग्ला लगभग 8% बोलने वाले हैं, और कन्नड़ 3% लोग बोलते हैं, कश्मीरी 0.56% लोग बोलते हैं, पंजाबी 2.74% लोग बोलते हैं, तमिल भी बोलने वाले 5.7% हैं। तो इस तरह से भारत में बहुत सारी भाषाएं जो बोली जाती हैं, उसको भारत में बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषाई आधार पर क्या किया गया, देश को, राज्यों को अलग, राज्य को अलग किया गया, यानी कि राज्य को, यानी देश को कई भागों में बांटा गया, राज्यों को भाषा के आधार पे अलग किया गया था। अब आज का लास्ट जो पॉइंट है, भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अभी तक क्या पढ़ा कि संघीय सरकारें जो होती हैं 2 या अधिक स्तरों वाली होती हैं, यानी कि संघीय सरकार 2 या
उससे अधिक स्तरों वाली होती हैं। हमने देश में 2 स्तरों वाली सरकारों की चर्चा की कि 2 स्तरों वाली सरकारें कौन कौन है। जैसे कि संघीय शासन में 2 स्तरों वाली सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। और पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ 2 स्तरों की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। किस आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के हिसाब से वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट, यानी कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पे, और 7वां क्या है? क्षेत्रफल के आधार पे। तो भारत एक बड़ा देश है। तो भारत में सिर्फ 2 स्तरों की सरकारों से शासन चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब भारत के जो प्रांत हैं यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं, यानी यहाँ तक यूरोप के जो देश हैं उनमें जो स्वतंत्र यूरोप के देश हैं उनमें से भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो उन देशों से भी बड़े हैं। जैसे कि भारत के जो कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये क्षेत्रफल में काफ़ी बड़े हैं। तो इनका क्षेत्रफल उन देशों में जो यूरोप के देश हैं उनसे भी बड़ा। जैसा कि आपने पहले ही पढ़ा था कि हरियाणा जो राज्य है वो बेल्जियम से बड़ा है। हरियाणा राज्य बेल्जियम से बड़ा है, पहले अध्याय में पढ़ा होगा। तो इस तरह से भारत के बहुत सारे राज्य दूसरे राज्यों से बड़े हैं। यहाँ तक कि जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है। रूस की जनसंख्या उतनी नहीं है जितनी कि भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश की है। इसके अलावा महाराष्ट्र है, जो महाराष्ट्र राज्य है वो जर्मनी के बराबर है। जर्मनी यूरोप का एक प्रभावशाली देश है, एक विकसित देश है, उसके बराबर महाराष्ट्र है। यानी कि एक तो उत्तर प्रदेश रूस से बड़ा है जनसंख्या में और महाराष्ट्र जर्मनी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं यूरोप के बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनसे भारत के बहुत सारे राज्य बड़े हैं। तो भारत के अनेक राज्य खुद भी अंदरूनी तौर पे विविधताओं से भरे हुए हैं, यानी कि भारत तो एक विविधता का देश है ही। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जो इतने बड़े हैं कि वहाँ पे भी विविधताएँ पाई जाती हैं, यानी कि भाषा के आधार पर हम कह सकते हैं या खान पान या धर्म के आधार पर विविधताएँ पाई जाती हैं। तो भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी 3 स्तरों पर करने की आवश्यकता है, यानी कि तीसरा जो स्तर है वो स्थानीय सरकारों का हो और यह प्रांतीय सरकार जो स्तर की सरकारें हैं उनके नीचे है। तो भारत में 3 प्रकार की सरकारें होनी चाहिए। केंद्र सरकार की होती ही है, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार की होती ही है, और तीसरा एक और चाहिए स्थानीय सरकारों का। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में तो राज्य सरकार है, राज्य सरकार एक है, मान लीजिए कौन है, भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अब एक और ऐसी सरकार की आवश्यकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश एक काफ़ी बड़ा है। तो अब योगी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वे पूरे उत्तर प्रदेश की निगरानी एक साथ नहीं कर सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपना शासन अच्छी तरह से नहीं चला सकते। तो एक प्रांतीय सरकार रहेगी जो छोटे छोटे भागों में बटी रहेगी, तो वो क्या करेगी, उन छोटे हिस्सों को आसानी से संभाल सकती है। इसलिए भारत में 3 प्रकार की सरकारों का होना मतलब चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो इसके फलस्वरूप 3 स्तरों की सरकार का संघीय जो ढांचा होता है वो उस समय सामने आया था जब विकेंद्रीकरण के पक्ष में तर्क दिया गया था कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और यही तीसरा जो स्तर था उसी को क्या कहा गया, स्थानीय शासन कहा गया था। यानी कि स्थानीय शासन इसी को कहा गया जो राज्य से नीचे का काम करेगी, वो शासन जो राज्य स्तर से नीचे होगी वही क्या कहलाएगी, स्थानीय शासन कहलाएगी। यानी कि वह छोटे छोटे राज्य के छोटे छोटे हिस्सों पे शासन करेगी। अब जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है और वो शक्ति में कुछ क्या किया जाता है, स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर किसको दी जाती हैं, स्थानीय सरकार को दी जाती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अब देखिए विकेंद्रीकरण की जो ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई, जो विकेंद्रीकरण की ज़रूरत है वो संविधान में भी स्वीकार की गई। क्यों? क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, भारत में जो शक्तियां हैं उसका बंटवारा होना चाहिए। अकेले एक सरकार पूरे देश को संभाल नहीं सकती है। तो इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें की गई थी। यानी कि जब विकेंद्रीकरण को संविधान में स्वीकार किया गया तो गांव और शहर के स्तर पर क्या किया गया, सत्ता में विकेंद्रीकरण की कोशिश की गई। सभी राज्यों में क्या किया गया, सभी राज्यों में गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना
की गई थी। उस टाइम पे क्या किया गया, सभी राज्यों में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जो इस समय भी हैं और शहर में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई जो इस समय भी हैं, पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। लेकिन उस समय क्या किया गया, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत की स्थापना तो की गई, लेकिन उन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया, यानी उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण था। तो इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। उस टाइम पे इनके लिए चुनाव टाइम से नहीं कराए जाते थे, जो बाद में क्या हुआ, जो बाद में अब टाइम से चुनाव कराए जाते हैं। तो वास्तविक जो विकेंद्रीकरण होता है उसकी दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया था। कब, 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी से पहले तो चुनाव होते ही नहीं थे, जो स्थानीय सरकारें होती थी ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की। लेकिन 1992 के बाद से इसकी दिशा में बड़ा कदम उठाया गया और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के इस तीसरे स्तर को क्या किया गया, ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। तो इसमें हम क्या क्या किया गया, तो उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। जो जैसे पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट क्या है, जब 1992 में संशोधन किया गया तो उसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया कि अब स्थानीय स्वशासित निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता। यानी कि पहला क्या किया, चुनाव नियमित तौर पे कराया गया। जैसे 5 साल के लिए 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है तो उनका 5 वर्ष के लिए चुनाव कराया जाएगा। जैसे आप सभी को मालूम है कि ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, तो अब वह हमेशा लागू किया गया, पहले ऐसा नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या है, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित थी। यानी कि अब जो स्वशासी निकायों के सदस्यों का जो चुनाव होगा उनमें अनुसूचित जात, जनजात और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें क्या की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी, ताकि वे भी अनुसूचित जात के लोग, अनुसूचित जनजात के लोग और पिछड़ी जात के लोग भी शासन से संबंधित काम कर सकें, यानी कि उनका भी शासन में भागीदारी हो सके। फिर तीसरा पॉइंट क्या किया गया कि कम से कम 1/3, कम से कम 1/3, 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। यानी कि जो तीसरे स्तर की जो सरकार होगी, शासन होगा, उसमें जैसे ग्राम स्तर के या क्या कहते हैं नगर पालिका का चुनाव होगा या ग्राम पंचायत का चुनाव, उसमें 1/3 क्या किया जाएगा, सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था गठन किया जाएगा। जो राज्य में पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराने की जिम्मा दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा, राज्य चुनाव आयोग। किसे दिया जाएगा, ये चुनाव कौन करवाएगा, राज्य चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई जाएगी कि वह राज्य के अंदर की जो भी चुनाव होगा वो उसे कराएगा। फिर क्या किया गया, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ेगा। यानी कि राज्य सरकार की जो आय के स्रोत हैं उसमें से कुछ पैसा, कुछ हिस्सा क्या करेंगी, वे स्थानीय सरकारों को, स्थानीय स्वशासी निकायों को उन्हें देना होगा, जिससे वे शासन में भागीदारी अच्छी तरह से कर सकें। तो जो स्थानीय शासन का ढांचा है वो जिला स्तर तक का है। स्थानीय शासन का ढांचा कहाँ तक का है, जिला स्तर का है। और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन किया जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मंडल। जो कई जिलों से मिलकर बना होता है उसी को क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। इन सदस्यों का चुनाव कौन करता है, मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, इलाके के सभी पंचायत सदस्य। मंडल और प्रखंड स्तरीय पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, पंचायत के उस इलाके के पंचायत के सभी सदस्य करते हैं। और इसके अलावा किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। और अब ये जब सभी पंचायत समितियां होती हैं इन्हीं को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, इन्हीं को मिलाने पे जिला परिषद, इन्हीं को मिलाने पे क्या बनता है, जिला परिषद बनता है। किनको मिलाने पे, पंचायत समितियों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो जिला परिषद उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद में कौन कौन होता है, जिला परिषद में लोकसभा और विधानसभा के चुने गए सांसद होते हैं,
विधायक होते हैं और सांसद और विधायक, इसके साथ साथ सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में काम करती हैं, शहरों में नगर पालिका होती है। शहरों में क्या होती है, जो स्थानीय शासन वाली संस्थाएं होती हैं शहरों में क्या किस नाम से शासन करती हैं, नगर पालिका के नाम से। और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। छोटे शहरों में नगर पालिका और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। अब जो नगर पालिका और नगर निगम है, इन दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। कौन करता है, निर्वाचित प्रतिनिधि करता है। अब नगर पालिका जो होता है, नगर पालिका प्रमुख, नगर पालिका राजनीतिक प्रधान होता है। नगर पालिका कौन होता है, नगर पालिका जो प्रमुख होता है वह नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान यानी नगर पालिका का प्रधान होता है। और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को हम क्या कहते हैं, नगर निगम के इसी पदाधिकारी को हम मेयर कहते हैं। यानी कि जो मुख्य प्रधान होता है नगर निगम का जो मुख्य प्रधान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मेयर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से स्थानीय सरकारों की ये नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे क्या है, बड़ा प्रयोग है। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। और नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए करीब 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। कितने लोगों का, 36 लाख लोगों का चुनाव किया जाता है। कहाँ कहाँ पे, नगर पालिका और ग्राम पंचायत में। यह संख्या जो है वो अपने आप में दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से ज़्यादा है। यानी कि इतने सदस्य चुने जाते हैं कि दुनिया के कुछ देशों की आबादी भी इतनी नहीं होगी जितने यहाँ पे नगर पालिका और ग्राम पंचायत के लोग चुने जाते हैं। तो ऐसा क्यों, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और यहाँ पे तीसरे स्तर की सरकार है यानी कि स्थानीय सरकार है। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपने क्या पढ़ा, संघीय व्यवस्था के बारे में, कैसे चलती है। राज्य को भाषाओं के आधार पर बांट दिया गया और जो भारत का विकेंद्रीकरण किया गया। यानी कि भारत का विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है। जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसी को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। इससे केवल विकेंद्रीकरण से देश की शासन सत्ता और आसानी से और अच्छी तरह से चल सकी। और 1992 से पहले जो स्थानीय सरकारों के जो यानी कि ग्राम पंचायत और नगर निगम या नगर पंचायत का चुनाव टाइम से नहीं होता था। 1992 के संविधान में संशोधन किया गया और उनको क्या किया गया, वो समय समय से अब क्या किए गए, मतलब कि चुनाव समय समय से अब होता है। महिलाओं को 1/3 पद आरक्षित किए गए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए भी सीटें आरक्षित कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही था। ये आज का जो चैप्टर था लेसन 2 संघवाद वो समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।